Okay. Welcome to my online lecture series on basic electronics. And so guys, in previous video we have learnt about the charge carrier inside semiconductor or semiconductor devices that were holes and electrons. Now if we want to calculate the number of electrons and holes at any temperature inside semiconductor or semiconductor devices, we need to know the process which is responsible for charge carrier. Okay, there are two processes. One of them we call generation and another one we call recombination. One of them we call generation and another one we call recombination. These two processes are mainly responsible for charge carrier generation and destruction. Okay, so in this video we are going to learn about generation and recombination process, and there are basically two rules which is associated with semiconductor material which can let you do the calculation of carrier concentration inside semiconductor at any fixed temperature. Okay, so coming to the next point, the very first one we will learn about generation and recombination. तो जनरेशन और रिकम्बिनेशन क्या है? जनरेशन और रिकम्बिनेशन किसी भी सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर एक प्रोसेस है जो कि आपको बताएगा कि चार्ज कैरियर का जनरेशन कैसे होता है, डिस्ट्रक्शन कैसे होता है. तो फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट जनरेशन. जनरेशन क्या है? यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका एनर्जी लेवल है, ये आपका कंडक्शन बैंड है, ये आपका कंडक्शन बैंड है और ये आपका वैलेंस बैंड है. ओके, तो जनरेशन प्रोसेस में क्या होता है? वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि आपके कोवैलेंट बॉन्ड में बॉन्डेड होते हैं, वो क्या होंगे? थर्मल एनर्जी गेन करके वैलेंस बैंड को छोड़ के आपके कहाँ चले जाएंगे? कंडक्शन बैंड में. इससे क्या होगा? आपको एक होल आपके वैलेंस बैंड में क्रिएट होंगे और आपके कंडक्शन बैंड में क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन होगा. इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? जनरेशन बोलेंगे. ओके, और एक मटेरियल के अंदर, किसी भी सेमीकंडक्टर मटेरियल और नॉर्मल मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन एंड होल का जो मूवमेंट होता है वो रैंडम इन नेचर होता है. आप उसके पाथ को डिसाइड नहीं कर पाएंगे, वो किसी भी डायरेक्शन में आपका मूव कर सकता है. ओके, तो जनरेशन क्यों बोल रहे हैं हम लोग, क्रिएशन क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि चार्ज कैरियर ऑलरेडी थे. वो क्या थे? एक बॉन्ड में बंधे थे, वैलेंस बैंड में, कोवैलेंस बॉन्ड में बंधे थे. लेकिन हमारा क्या हुआ? यहाँ से कुछ एनर्जी लेके ये क्या हो गया? एक फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ और एक होल जनरेट हुआ. इसलिए इस प्रोसेस को हम जनरेशन बोलते हैं, ना कि क्रिएशन ऑफ चार्ज कैरियर बोलते हैं. ओके, अब इतना हो गया. अब क्या है? आपके किसी भी फिक्स टेम्परेचर पे आपका जो कैरियर कॉन्सेंट्रेशन रहता है वो फिक्स रहता है. तो अब तो यहाँ आपका एक पेयर आपका चार्ज कैरियर जनरेट हुआ, तो ये तो वो लॉ को वायोलेट करेगा. तो फिर अगर हमारा यहाँ पे जनरेशन हो रहा है, देन देयर मस्ट बी अ प्रोसेस विच कैन डिस्ट्रॉय दिस टू जनरेटेड चार्ज कैरियर पेयर. ओके, तो वो प्रोसेस क्या होता है? रिकम्बिनेशन. रिकम्बिनेशन आपका जनरेशन का जस्ट रिवर्स होगा. जनरेशन में आपके क्या होते हैं? चार्ज कैरियर आपके जनरेट होते हैं. रिकम्बिनेशन में चार्ज कैरियर पेयर आपके क्या होंगे? डिस्ट्रॉय हो जाएंगे. वो कैसे होता है हम लोग देखते हैं. यहाँ पे आपका फ्री इलेक्ट्रॉन है. ये सॉलिड जो येलो कलर का है सर्किल, वो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन है. यहाँ जो इम्टी सर्किल है वो आपका क्या है? होल्स है. तो कंडक्शन बैंड में जो फ्री इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे होल में जाएंगे, तो ना तो आपका इलेक्ट्रॉन रहेगा ना तो आपके होल रहेंगे. दोनों क्या हो जाएंगे? डिस्ट्रॉय हो जाएंगे. न तो ये रहा आपका, न ये रहा. क्या हुआ? यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है. अब इलेक्ट्रॉन आपके होल में चले गए. इट मीन्स कि क्या हो जाएगा? वहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड बन जाएगा और होल आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा. यानी रिकम्बिनेशन के चलते आपका चार्ज कैरियर का पेयर क्या हो गया? डिस्ट्रॉय हो गया. तो अब आप ये देखेंगे कि जनरेशन और रिकम्बिनेशन के बीच जो एक इलेक्ट्रॉन या होल जो है जो टाइम लेता है, उस टाइम को क्या बोलते हैं? मीन लाइफ टाइम. तो मीन लाइफ टाइम का डिफिनीशन क्या हो जाएगा? एक एवरेज टाइम
जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन और होल आपके एग्जिस्ट करते हैं बिफोर रिकम्बिनेशन, उसको क्या बोलते हैं, मीन लाइफ टाइम। इसका रेंज होता है 1 माइक्रोसेकेंड टू 1 मिली सेकेंड। ओके, नाउ अब रूल पढ़ेंगे। 2 रूल है आपके, लॉ ऑफ मास एक्शन रूल एंड इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी रूल, जिसकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, कंसंट्रेशन कैलकुलेट करेंगे किसी भी सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर, अदर वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे आपके मास एक्शन लॉ। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे कि जो आपका इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो रहा है और यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो रहा है, ये दोनों बराबर होना चाहिए, इट मस्ट बी इक्वल। ओके, तो जनरेशन रेट होगा आपका वो रिकम्बिनेशन रेट होगा। अगर आप थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करें, थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, किसी भी सेमी, अगर मान लिया जाए कोई सेमी कंडक्टर मटेरियल है, इसके अंदर अगर सभी जगह सेम टेम्परेचर है तो उसको क्या बोलेंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम। इसके और भी कंडीशन होते हैं, लेकिन अभी हम टेम्परेचर के सेंस में देख रहे हैं। इट मीन्स कि आपका थ्रू आउट ये स्पेसिमेन है जो आपका टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जनरेशन रेट आपके रिकम्बिनेशन रेट के बराबर होंगे, क्योंकि आपका कैरियर कंसंट्रेशन फिक्स होता है, यानी कि जितने चार्ज कैरियर जनरेट होंगे उतने चार्ज कैरियर आपके डिस्ट्रॉय होने चाहिए। ठीक है, तो चार्ज कैरियर का जनरेशन रेट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, थर्मल एनर्जी पे। यहाँ से थर्मल एनर्जी गेन करके आपका कोवेलेंट बॉन्ड टूटा और फिर कहाँ गया, ये इलेक्ट्रॉन फ्री होकर कंडक्शन बैंड में गया। तो ये किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो जनरेशन रेट वो हो जाएगा आपका मेनली फंक्शन ऑफ टेम्परेचर हो जाएगा, टी है आपका टेम्परेचर। ओके, अब बात ये है कि ये लीनियरली डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे या नॉन लीनियरली डिपेंड करेगा, क्योंकि ये अगर आप टेम्परेचर 2 टाइम्स बढ़ाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि चार्ज कैरियर आपका 2 टाइम्स बढ़ेगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जनरेशन रेट है वो टेम्परेचर का नॉन लीनियर फंक्शन है। ओके, इतना क्लियर है। अब हम लोग बात करेंगे रिकम्बिनेशन रेट की। ओके, अगर आपका यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होगा तो इसका चांसेस रिकम्बाइन होने का क्या होगा, कम होगा। अगर 2 है तो ज़्यादा होगा, 3 है तो और ज़्यादा होगा, 5 है तो और ज़्यादा होगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर 1 है तो कम है, 2 है तो उससे दुगना हो गया। तो इस टाइप से हम लोग बोलेंगे कि रिकम्बिनेशन रेट है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सेम अप्लाई करेंगे हम लोग नंबर ऑफ होल के साथ, तो देखेंगे नंबर ऑफ होल के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और के हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। ओके, अब हम लोग देखते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का केस एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर हम लोग जब भी बात करेंगे तो कितना लेंगे, 300 केल्विन। ओके, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हमने कोई भी इम्प्यूरिटी ऐड नहीं किया है, तो आपके नंबर ऑफ होल और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके जो होंगे इक्वल होंगे। ओके, और वो कितने के बराबर होंगे, इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन, जो कि रूम टेम्परेचर पे हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे, कितना था 1.5 इंटू 10⁻10 पर सेंटीमीटर क्यूब इन केस ऑफ सिलिकॉन मटेरियल। ओके, तो अब आपका जनरेशन रेट क्या हो जाएगा, K इंटू एनी इंटू NH, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा Ni स्क्वायर। ओके, Ni आपका क्या है 1.5 इंटू 10⁻10 पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर आप देखेंगे कि Ni का वैल्यू इतना है तो हम लोग बोल सकते हैं कि सिलिकॉन के मटेरियल में जो चार्ज कैरियर है बहुत ज़्यादा है 1 सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि 1.5 इंटू 10⁻10 है। तो क्या ये कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, तो आंसर है नहीं, क्योंकि अगर हम सिलिकॉन एटम के कंसंट्रेशन की बात करें तो क्या है 1 सेंटीमीटर क्यूब में आपके सिलिकॉन के कितने एटम हैं, 5 इंटू 10⁻22। इट मीन्स कि आपके 5 इंटू 22 एटम्स हैं, वो कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेंगे, 1.5 इंटू 10⁻10। तो आपका एक इलेक्ट्रॉन आपको फ्री कराने के लिए कितना सिलिकॉन एटम चाहिए, आपके 3.33 इंटू 10⁻12 एटम्स। मतलब
1 ट्रिलियन एटम चाहिए एक इलेक्ट्रॉन के लिए। इट मीन्स कि आपका ये अच्छा कंडक्टर नहीं है। कंडक्टर का केस जब लेंगे आप, फॉर एग्जांपल कॉपर लीजिए, तो एक एटम आपका 1 इलेक्ट्रॉन देगा, इसीलिए ये आपका सेमीकंडक्टर है। अब हम देखते हैं एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर का केस 300 केल्विन यानी रूम टेम्परेचर पे। तो जनरेशन रेट क्या हो जाएगा, K इंटू नंबर ऑफ होल इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो अगर हमने सिलिकॉन को जब डोप नहीं किया था तो क्या था कंसंट्रेशन, NH इक्वल टू NE इक्वल टू NI। ठीक है, अब ये वाला FT ये FT दोनों केस में क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि हम फिक्स टेम्परेचर की बात कर रहे हैं 300 केल्विन की। ठीक है, तो KNI स्क्वायर, ये जो KNI स्क्वायर है आपका, ये KNI स्क्वायर और ये K इंटू NH इंटू NE, ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो FT इक्वल टू KNI स्क्वायर इक्वल टू K इंटू NH इंटू NE। तो क्या आ गया, तो आपका NH इंटू NE इक्वल टू NI स्क्वायर। तो मास एक्शन लॉ का स्टेटमेंट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मेजॉरिटी carrier and minority carrier is constant at fixed temperature and is independent of amount of donor and acceptor impurity added। मतलब कि एक फिक्स टेम्परेचर पे ये जो आपका NH इंटू NE है ये कांस्टेंट होगा और ये आपके एक्सेप्टर लेवल और डोनर इम्प्योरिटी लेवल पे डिपेंड नहीं करेगा। अब यानी आपका जो NH इंटू NE है आपका फिक्स रहेगा, जो कि NI स्क्वायर के बराबर है। इट मीन्स कि अगर आप एक्सेप्टर इम्प्योरिटी ऐड करते हो तो NH का वैल्यू क्या है, बढ़ेगा। एक्सेप्टर इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हो तो NH का वैल्यू बढ़ेगा, लेकिन NE का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा। और NE का वैल्यू आपका इतना डिक्रीज होगा कि NI के बराबर भी नहीं होगा, ये NI के वैल्यू से भी कम होगा। और NE का वैल्यू घट क्यों रहा है, डिक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि ये रिकम्बिनेशन के इफेक्ट से NE आपका डिस्ट्रॉय हो जा रहा है। ठीक है, तो अगर आप एक्सेप्टर इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो NH का वैल्यू NI के वैल्यू से ज़्यादा होगा, बट NE का वैल्यू NI के वैल्यू से कम हो जाएगा। उसी तरीके से अगर आप डोनर इम्प्योरिटी ऐड करते हो तो NE का वैल्यू आपका बढ़ेगा और वो NI से ज़्यादा हो जाएगा, बट NH का वैल्यू घटेगा और NI से कम हो जाएगा। ओवरऑल आपका देखना है कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन है जो कांस्टेंट होना चाहिए। ओके, अब दूसरा चलते हैं इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी पे। ठीक है, इसका क्या स्टेटमेंट है, कोई भी आप सेमीकंडक्टर सैंपल लिए, उसमें आपने डोनर एटम ऐड किया, उसमें आपने एक्सेप्टर एटम ऐड किया, तो ओवरऑल जो सैंपल है वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। ठीक है, ये क्या है आपका, अगर डोनर आपने ऐड किया तो वो न्यूट्रल था, सेमीकंडक्टर सैंपल आपका न्यूट्रल था, एक्सेप्टर न्यूट्रल है। ओके, तो ओवरऑल जो इसमें चार्ज होगा वो क्या होगा, 0 होगा। इट मीन्स ND आपका ND डोनर पे कौन सा चार्ज आएगा, अगर डोनर है यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज। इस पे कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज। अगर Na है यानी कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, यानी इस पे कौन सा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज। P पे कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज। N पे कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज। यानी टोटल नंबर ऑफ प्लस चार्ज कितना हो गया, ND प्लस P, और निगेटिव चार्ज कितना हो गया टोटल, Na प्लस N। ये दोनों आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे। ND प्लस P इक्वल टू Na प्लस N। अब हम कैलकुलेट करते हैं कंसंट्रेशन। ओके, इंट्रिंसिक कैरियर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का पहला केस लेंगे। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इट मीन्स दैट ND विल बी इक्वल टू 0, Na इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ होल और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका इक्वल होगा, और जो कि बराबर होगा आपके Ni के, जो कि बराबर होगा आपके Ni के। ओके, अगर हमने सिलिकॉन का एटम लिया है, सिलिकॉन मटेरियल लिया है, तो उस केस में आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर
कैरियर कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁻10 पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अब हम केस सेकेंड लेते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का। ओके, इसमें दो केस हो गया आपका। पहला हो गया जब आप डोनर इम्प्यूरिटी ऐड कर रहे हैं, और दूसरा हो गया आपका जब आप एक्सेप्टर इम्प्यूरिटी ऐड कर रहे हैं। जब डोनर आप ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी में आप एक्सेप्टर ऐड करोगे तो क्या बनेगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो जब डोनर ऐड कर रहे हैं यानी Na इक्वल टू 0 हो गया, Nd इक्वल टू अगर 1 ppm की बात करें यानी 1 पार्ट पर मिलियन सेमीकंडक्टर का, तो कितना हो जाएगा, Nd इक्वल टू आपका जो सिलिकॉन का कंसंट्रेशन था वो प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा था 5 इंटू 10⁻22। ओके, अगर हम 1 पार्ट पर मिलियन सिलिकॉन एटम में एक डोनर इम्प्यूरिटी ऐड कर रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ Nd कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ डोनर एटम कितने हो जाएंगे 5 इंटू 10⁻16 पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर अब हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो क्या हो जाएंगे, जितना आपने डोनर एटम ऐड करा है और जो आपका इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन था, जो इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन आपका है 1.5 इंटू 10⁻10 पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, और आपका डोनर कितना ऐड किया आपने 5 इंटू 10⁻16। अब इस नंबर से ये नंबर क्या है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसको नेग्लेक्ट करेंगे तो हमारा n हो जाएगा नियरली इक्वल टू क्या हो जाएगा Nd, और जो कि बराबर हो जाएगा 5 इंटू 10⁻16 पर सेंटीमीटर क्यूब। अब हमारा निकल गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ n टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, अब नंबर ऑफ होल को निकालने के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, मास एक्शन लॉ। मास एक्शन लॉ क्या कहता था, प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन and number of hole will be constant and that will be equal to Ni square। Ni क्या था आपका, इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन, यानी Pn इक्वल टू Ni स्क्वायर। n का वैल्यू क्या था Nd, यानी P इंटू Nd इक्वल टू Ni स्क्वायर। P की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करेंगे, Ni स्क्वायर बाई Nd। Ni का वैल्यू कितना था 1.5 इंटू 10⁻10 और इसको स्क्वायर करेंगे तो 2.25 इंटू 10⁻20 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10⁻16, तो ये आपका आ जाएगा कितना 0.45 इंटू 10⁻4 पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, उसी तरीके से आप पी टाइप सेमीकंडक्टर में देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Nd इक्वल टू 0, Na आपका इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे 5 इंटू 10⁻16 पर सेंटीमीटर क्यूब। P आपका हो जाएगा Na प्लस Ni। ओके, Ni आपका Na के रिस्पेक्ट में बहुत कम होगा तो P इक्वल टू Na हो जाएगा। अब Pn यहाँ पे मास एक्शन लगाएंगे, Pn इक्वल टू Ni स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हमारा P पता है तो P n का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, n इक्वल टू P आपका क्या था आपका Na, यहाँ पे Na रखेंगे, n इंटू Na इक्वल टू Ni स्क्वायर, n इक्वल टू क्या हो जाएगा Ni स्क्वायर बाई Na। और इस सेम लॉजिक इसमें भी अप्लाई कर रहे हैं तो हमारा n इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.45 इंटू 10⁻4। तो अभी आप देख रहे हैं जब आपने एक्सेप्टर एटम यूज किया, एक्सेप्टर इम्प्यूरिटी ऐड किया तो क्या हुआ, जब आपने डोनर इम्प्यूरिटी ऐड किया तो क्या हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके क्या हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके बढ़ गए। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। जब आपने एक्सेप्टर यूज किया तो नंबर ऑफ होल्स आपके बढ़ गए, यानी जितना आपका एक्सेप्टर एटम था उतना ही नंबर ऑफ होल हो गया। ठीक है, लेकिन आपका जो नंबर ऑफ होल इन केस ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर ये क्या हो गया, इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन से भी कम हो गया। ये किसके चलते हो गया, रिकम्बिनेशन के चलते। अब देखेंगे कि इस नंबर के रिस्पेक्ट में ये नंबर बहुत कम है, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर के केस में जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है और होल होता है जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होता है, वैसे ही पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल होता है जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है और इलेक्ट्रॉन होता है जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होता है। ओके,
Now we can answer what is carrier generation and recombination. ओके, कैरियर जनरेशन क्या था? वैलेंस बैंड में से जो इलेक्ट्रॉन थे आपके कंडक्शन बैंड में जाते थे, इससे आपका वैलेंस बैंड में एक होल और कंडक्शन बैंड में एक इलेक्ट्रॉन जनरेट होते थे। इसको बोलते थे चार्ज कैरियर पेयर का जनरेशन हुआ। ठीक है, कैरियर रिकम्बिनेशन में क्या था? कंडक्शन बैंड का इलेक्ट्रॉन आपके वैलेंस बैंड में गए और होल के साथ आपका रिकम्बाइन किया। इससे क्या होता था? आपका एक पेयर होता था वो डिस्ट्रॉय हो जाता था, एक चार्ज कैरियर का पेयर क्या हो गया? डिस्ट्रॉय हो गया। अब मीन लाइफ टाइम क्या था? किसी भी चार्ज कैरियर के जनरेशन से लेके रिकम्बिनेशन तक का जो एवरेज टाइम था उसको मीन लाइफ टाइम बोलते थे। ठीक है, इतना तक क्लियर है? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट पीएन जंक्शन बायसिंग। ओके, in today's video we have learned about recombination and generation, and this topic will be very useful for the next topic, that is p-n junction biasing, to understand the concept. All the best, take care. In the next class we will be going to learn about p-n junction biasing and what is the effect of generation and recombination on biasing. Okay.